हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और आज फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। कई लोग पूछ रहे थे कि भैया फर्स्ट चैप्टर कब शुरू होगा, फर्स्ट चैप्टर कब शुरू होगा। तो आज हम हमारी क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पर इसे शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो डायरेक्टली इसी वीडियो पे आ गए हैं, इसी लेक्चर से। मतलब हमने इससे पहले एक और चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। उसमें हमने 9th क्लास के वो सारे कॉन्सेप्ट देखे थे जो हमें 10th क्लास में ज़रूरी होते हैं पढ़ने के लिए, 10th क्लास की साइंस को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, जो कि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो यहीं से मतलब पहली बार ही लेक्चर को देखेंगे, मुझसे पढ़ेंगे। तो मैं उनसे हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप इस लेक्चर को तो देख ही लो, लेकिन साथ ही साथ उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लो। भले थोड़ी ज़्यादा स्पीड में देख लो, 1.25 पे देख लो या 1.50 की स्पीड पे देख के उस मतलब वो जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लो। 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवीजन कर लो। आते थे बहुत अच्छी बात है, नहीं आते थे तब भी तुम उस प्लेलिस्ट को देख के बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं इस डिस्क्लेमर के बाद। तो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पर हम इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, एक कुछ पिछली चीज़ों को देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर, डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर। ये सब क्या लिखा हुआ है? इन चीज़ों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7। ये तो इतनी पुरानी चीज़ें हैं, क्लास 6, 7 में भी पढ़ाई जाती हैं, 8th आई थिंक 9th में भी पढ़ाई जाती हैं। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। क्या आप लोग सोच के बता सकते हो कि वो कॉमन चीज़ क्या होगी? मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करना, या फिर डिज़ोल्विंग साल्ट इन वाटर, या फिर पानी में नमक को घोलना। ये सभी के सभी पता है क्या है? ये सभी फिजिकल चेंज हैं। ये क्या है? फिजिकल चेंज। ये सभी फिजिकल चेंजेस हैं। मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जिसमें मतलब कि सब्सटेंस की फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, उसका साइज़ चेंज हो जाए, उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ से पानी बनना। जैसे कि बर्फ़ से पानी बनना, जब बर्फ़ से पानी बनता है उसकी स्टेट सॉलिड होती है। पहले आइस जो है वो सॉलिड होती है, लेकिन पानी बनने के बाद वो लिक्विड हो जाती है, उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। और सेम चीज़ है फोल्डिंग ऑफ पेपर भी। देख लो, अगर हमारे पास कोई पेपर है, हम उसे ऐसे फोल्ड करके उसकी बॉल बना के फेंक दें डस्टबिन में, और फिर हम उस डस्टबिन से बॉल को निकाल कर लाएं और फिर से उसे सीधा करके उस पर प्रेस कर दें, वो फिर से पेपर बन जाएगा। तीसरी चीज़ है डिज़ोल्विंग सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि ये ऐसा तुम्हें देखने में लग सकता है कि ये फिजिकल चेंज नहीं है, बट ये भी फिजिकल चेंज ही है। अगर तुम पानी में नमक को घोल देते हो तब तुम्हें दिखेगा कि नमक पूरी तरह से गायब हो गया है, पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। लेकिन अगर तुम या तो पानी को बॉयल करके मतलब एवापोरेट कर दो, या फिर उसे सनलाइट में रख के धीरे धीरे एवापोरेशन होने दो, जब पूरी तरीके से वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो जो साल्ट तुमने डिज़ोल्व किया था वो उसी वेसल में रह जाएगा। चाहे तुमने बीकर में किया हो या किसी भी चीज़ में किया हो, वो साल्ट वहीं पे रह जाएगा। और फिजिकल चेंजेस में एक और चीज़ होती है, यहाँ पे होती है रिवर्सिबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं एक दूसरे की स्टेज में। जैसे कि तुम बर्फ़ से पानी बना सकते हो, पानी से फिर से बर्फ़ बना सकते हो, पेपर को फोल्ड करके उसे बॉल बना सकते हो, और उस बॉल को अनफोल्ड करके फिर से पेपर बना सकते हो। तुमने पानी में नमक मिला दिया, फिर से तुम पानी से नमक निकाल सकते हो और उसे फिर से पानी में मिला सकते हो। तो ये चीज़ें हैं फिजिकल चेंज। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब मैं इसकी तुम्हें थोड़ी मतलब डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि फिजिकल चेंज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? दिस इज़ गायब, दिस इज़ अ टेम्परेरी चेंज इन विच, इज़ लिख देता हूँ यहाँ से। This is a temporary change in which only physical properties like shape, size, state and appearance is change. फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वही चेंज होती हैं। बस वही मैंने तुम्हें बताया कि जैसे कि शेप है, साइज़ है, स्टेट है या फिर अपीयरेंस है, वही सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब अपन लोग आगे चलते हैं फिजिकल चेंज के बाद। ये है हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी जैसे कि जो भी मैंने तुम्हें अभी फिजिकल चेंज के बारे में बताई कि मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। इंटर रिवर्सिबल मुझे बोलना चाहिए, जैसे कि बर्फ़ पानी बन सकती है, पानी फिर से बर्फ़ बन सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारे पास नो न्यू सब्सटेंस इज़ फाउंड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है।
बर्फ़ पानी उन्हीं दोनों चीज़ों में चल रहा है। पेपर को हमने फोल्ड करके बॉल बना दिया, बॉल से फिर से पेपर बना दिया। साल्ट वाटर, नमक पानी, उन्हीं दोनों में चल रहे हैं। कोई थर्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, नो और वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो एनर्जी चेंज है या तो वो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी चेंज नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, बिल्कुल टेंस टू ज़ीरो समझ लो बस। यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम दूध को गर्मियों में बाहर छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, एक आयरन तवा जानते हो, रोटी बनाने वाला, भाई जिस पे हमारे घर पे रोटी होती है, तवा, लोहे की कोई भी चीज़, तवा ले लो, या फिर पबजी वाला वो पैन जिससे बंदों को हम लोग ट्रोल करते हैं, वो वाला तवा ले लो। नाइफ़, चाकू, अगर किसी के घर पे लोहे का चाकू हो, एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो कि लोहे की चीज़ों को, जो अभी मौसम चल रहा है जुलाई का हमारा रेनी सीज़न, यहाँ पे अभी रेनी सीज़न में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, मतलब जो वाटर वेपर है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है, जैसे कुकिंग फूड हो गया, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी हो गया, खाना हमारी बॉडी में पच रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये सभी हैं हमारे पास, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये सभी क्या हैं, ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, अगर अपन इसकी डेफिनेशंस की बात कर लें तो और डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे कोई डेफिनेशन इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है अगर समझने के लिए देखेंगे तो। दिस इज़ अ परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्टर्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। मतलब फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था, फिजिकल चेंज में वो एक टेम्परेरी चेंज था और वहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा था हमें, वो दो ही सब्सटेंस थे, वो आपस में रिवर्सिबल थे और चेंज होते हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक परमानेंट चेंज है, मतलब अगर एक बार चेंज हुआ तो फिर वापस अपनी पुरानी स्टेट में नहीं जा सकता। इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्टर्ड, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्टर्ड। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि केमिकल चेंज में जो कंपोजिशन है वो उसकी पोजीशन चेंज होती है। एक्चुअली में वो क्या होता है मैं वो आगे समझाऊंगा, अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो हो सकता है कि तुम्हें समझ में ना आए, ऊपर से निकल जाए। अभी डेफिनेशन पे बात करते हैं। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। केमिकल चेंज में क्या होता है कि दो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नए मतलब कि सब्सटेंस में जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नई होती हैं। ठीक है, समझ गए, ये होता है फिजिकल, ये होता है केमिकल चेंज। अब एक और चीज़, ऑल द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो सभी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज नहीं हो सकता। जहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इन्हीं एग्जांपल्स में ऊपर देखते हैं। ये सभी थे केमिकल चेंज। लेफ्ट, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारे साथ होता ही होगा, जैसे कि मम्मी कहीं जा रही हैं और वो तुमसे बोल के चली गई कि बेटा ये दूध रखा है, अभी मैंने बॉयल किया है, जब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आया, ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देना। लेकिन हमेशा की तरह हमें भूलने की आदत है, हम ध्यान तो देते नहीं हैं चीज़ों को, तो हम दूध रखना भूल जाते हैं। और जब वो गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर रखा रहता है तब क्या होता है, वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। पहली चीज़ तो गाढ़ा गाढ़ा होता है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि दही टाइप का बन जाता है, खट्टा खट्टा हो जाता है। अगर किसी ने दही देखा है खट्टा हो जाता है, तो खट्टा हो जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पे दूध एक नए सब्सटेंस में बन रहा है, चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं आयरन तवा, लोहे की कोई भी चीज़, तवा या नाइफ़, जैसे कि अगर किसी के घर पे लोहे का चाकू हो तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से मतलब दिखती है कि बरसातों के मौसम में क्या होता है कि तुम चाकू से कोई भी चीज़ काट के उसे रख दो साफ़ करके, और 1 घंटे बाद तुम उससे दोबारा कोई चीज़ कट करोगे आके, चाहे आलू कट करो चाहे प्याज कट करो, तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये चाकू गंदा कैसे हो गया यार, मैंने तो इसे साफ़ करके रखा था। एक्चुअली में वो चाकू गंदा नहीं होता, वहाँ पे एक रस्ट बन जाती है, रस्ट हो जाती है, मतलब कि आयरन का ऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, वो रस्ट आ जाती है। बात करते हैं कुकिंग फूड की, खाना बनाना। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, खाना तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसका एग्जांपल लें राइस, अगर अपन लोग स्पेशली बात करें राइस की, खाना बनाने से पहले, चावल बनाने से पहले देखें तुमने कितने हार्ड होते हैं, तुम उन्हें अगर मुंह में डाल के खाओगे तो आवाज़ आती है कुटर कुटर की, मतलब टाइप की, बहुत सॉलिड टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं,
हम उन्हें उठाकर कुकर में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, कुकर को बंद करते हैं और फिर हम उसे हीट देते हैं। एक स्पेसिफिक हीट देते हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसे पकाते हैं। वो क्या हो रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। और जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन के आता है। राइस तो भले ही पुराने हैं, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होते थे, अब वो तुम्हें सॉफ्ट फील होंगे, उनका टेस्ट चेंज हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अब वही चावल मान लो हम लोगों ने खा लिए, वही चावल जो अभी हम लोगों ने बनाए थे वही खा लिए। अब फूड डाइजेस्ट कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको पहले सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। बॉडी इसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है, जो कि बॉडी में घुल जाएँ, सॉल्यूबल हों, और उसके बाद उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, इन चीज़ों में ब्रेक डाउन करके उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तब हमें एनर्जी उससे मिलती है। ठीक है, अगर अपन लोग बात करें सांस लेने की, अगर हम जब हम सांस लेते हैं, सांस तो हम 24 घंटे मतलब इनहेल एक्सहेल करते ही रहते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये चीज़ तो बहुत छोटी चीज़ है यार, हम लोगों ने बहुत बचपन में पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये केमिकल चेंज हैं, और अगर एक बार ये चेंज हो गए तो फिर ये इरिवर्सिबल हैं। और अगर मैं मिल्क की बात करूँ, दूध को हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था, उसके साथ क्या हो रहा था, तो दूध में एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध में प्रेजेंट लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए वो दूध खट्टा खट्टा हो जाता है, और वो पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना, ख़राब हो गया दूध, तुमने इसे फ्रिज में नहीं रख पाया, वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये केमिकल चेंज हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, ये केमिकल चेंज हैं। अब अपन लोग चलते हैं आगे। एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है 1.1, और ये देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए एक वर्चुअल लैब बनाई है, केमिस्ट्री लैब बनाई है। यहीं पे हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी एनसीईआरटी में दी गई होंगी, वो सभी इसी लैब में करेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो पहली एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, एक्टिविटी 1.1, उसे देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले जो चीज़ों की ज़रूरत है, पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ क्या क्या ज़रूरत है हमें। ये क्या है? ये है हमारा सैंड पेपर। ठीक है, ये क्या है? ये है बर्नर। ठीक है, ये क्या है? इसे टोंग बोलते हैं, या फिर पेयर ऑफ टोंग भी बोलते हैं। टोंग माने चिमटा, वही जिससे मम्मी रोटी पकाती हैं ना, वही। ठीक है, टोंग, ये टोंग रहा। ये रहा अपने पास क्या, इसे बोलते हैं वॉच ग्लास। ये जो कांच का रखा है ना, लेंस जैसा दिख रहा है, वॉच ग्लास। और ये जो है हमारा, ये हमारे एक्सपेरिमेंट की सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये हमारी मैग्नीशियम रिबन। तो फर्स्ट एक्टिविटी को करने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है। सैंड पेपर चाहिए, बर्नर चाहिए, चिमटा चाहिए, टोंग, और क्या चाहिए हमें? वॉच ग्लास चाहिए, और मैग्नीशियम चाहिए। इसे अपन इधर ले आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहली जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट, कट अ स्ट्रिप ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ रिबन। हमें ये जो पूरे रिबन का छल्ला दिख रहा है ना, इसमें से 4 से 5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप कट करनी है मैग्नीशियम की। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी है? क्लीन इट। जो स्ट्रिप हमने काटी है उसे साफ करना है। क्लीन इट बाय रबिंग सैंड पेपर। पहले तो हमने इस जो पूरा रिबन का छल्ला दिख रहा है, इसमें से 4 या 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप कट ली। ठीक है, स्ट्रिप कट करने के बाद अब हमें इसे साफ़ करना है, क्लीन करना है। किससे? सैंड पेपर से। ये जो सैंड पेपर रखा है, इससे हम जो कटी हुई रिबन है इसे रब करके साफ़ करेंगे। ठीक है, अब
अगली चीज़ क्या है, अब अगली चीज़ हमें बर्नर को जलाना है। तो अगर किसी के पास लाइटर हो तो दे दो, इस बर्नर को जलाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, इस बर्नर को जलाते हैं, ठीक है, ये जो बर्नर है इसे जलाते हैं। अब बर्नर जलाने के बाद हमें क्या करना है, जो कटी हुई रिबन है उसे हमें इस चिमटे टोंग से पकड़ना है, होल्ड करना है, क्योंकि फायर है तो ख़तरनाक सिस्टम है, इसीलिए अपन लोगों को इसे होल्ड करना है इसी टोंग से। देखो ये रहा, कैसे होगा, ये देखो, ये हाथों से इसने टोंग से, ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करके रखा है। जो हम लोगों ने रिबन काटी थी ना, फिर उसे साफ़ करा था, ये देखो लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इस तरह से चिमटे से इसे होल्ड करना है, और बर्नर को जलाने के बाद हमें इसे बर्नर से मतलब कि इग्नाइट करना है, जलाना, हीट करना है, ठीक है। ये देखो हीट कर रहा है, ये देखो हीट हो रही है यहाँ पे। अब जब ये हीट होगी तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ जो होगी वो क्या होगी, ये देखो, ये इस तरह से जलेगी, इस तरह से फ्लेम को क्रिएट करेगी, और इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ये जो फ्लेम क्रिएट हो रही है इसे बोलते हैं अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन को जब हम नॉर्मली एयर में जलाते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा, डेजलिंग शब्द का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चुभने वाली, आंखों में जो रोशनी चुभ रही है इतनी तेज़ है। जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम लोगों ने कभी ना कभी लोहे की वेल्डिंग होते हुए तो देखी ही होगी। लोहे की जो वेल्डिंग होती है तो उसमें देखा है तुमने कितनी तीखी लाइट निकलती है, लोहे की वेल्डिंग में बहुत तीखी लाइट निकलती है। तुम उसकी तरफ आँखें करोगे, एकदम आँखें ऐसी हो जाती हैं, फिर तुम लोग दूसरी साइड कर लेते हो, और थोड़ी देर तक तुम्हें हर जगह ना कुछ दिखता नहीं है, हर जगह ऐसा लगता है कि हर जगह वही वेल्डिंग का ही साइन हमें दिख रहा है। तो सेम उसी तरह की लाइट यहाँ से निकलती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है जलते टाइम पर। और दूसरी चीज़ जो निकलती है वो देखो, दूसरी चीज़ ये देखो, तुम्हें दिख रहा हो अगर तो, ये एक छोटा छोटा पाउडर टाइप का, ये ऊपर से जो गिर रहा है, ये जो चीज़ है ये है मतलब कि एक पाउडर बनता है, वाइट वाइट पाउडर निकलता है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो वाइट पाउडर निकल रहा है जलने के बाद, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका कलर होता है वाइट, वाइट पाउडर लिख देता हूँ, वाइट पाउडर, पूरी स्पेलिंग समझ आना, वाइट पाउडर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही हैं जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। सबसे पहली चीज़ तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ही ये जलती है। दूसरी चीज़, ये ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो अपन लोग इसे लिख लेते हैं, ऑन बर्निंग या फिर ऑन हीटिंग मैग्नीशियम in air, it reacts with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो पूरी स्पेलिंग लिख ही देता हूँ, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा, ये जो अभी हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा पूरा, ये क्या हो रहा है, ये एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया जो कि है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से अलग हैं। देखो ये पाउडर के फॉर्म में है, वाइट कलर का है, और भी अगर तुम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लैब में जाके चेक करोगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से पूरी तरह से अलग होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल चेंज हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना कि जब मैग्नीशियम एयर में जलता है तो वाइट डेजलिंग मतलब डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब सवाल ये आता है, अभी मैंने जब एक्टिविटीज में परफॉर्म करवाई थी तब एक चीज़ बोली थी कि वाई वी क्लीन्ड मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ किया था। हमने अभी मैग्नीशियम रिबन को जब काटा था उसके बाद सेकंड स्टेप में उसे साफ़ किया था सैंड पेपर से। सवाल यही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में यही सवाल पूछते हैं कि मैग्नीशियम को क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले।
आओ देखते हैं। ये जो देखो तुम्हें मैग्नीशियम की रिबन दिख रही है ना यहाँ पे रखी हुई, ये ऐसे ही टेबल पे रखी है ना, फिर भी मैग्नीशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है। वो नॉर्मली एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है। अभी ऐसे ये टेबल पे रखी है ना, अभी भी ये रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है इसकी पूरी सरफेस के ऊपर। ये जो रिबन दिख रही है ना, इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की मतलब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी पूरे के ऊपर। और वो जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो इसे जलने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो इसीलिए हम लोग जो सैंड पेपर है उससे इसे रब करके वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हटा देते हैं और उसके बाद इसे बर्न करते हैं। तो वही मैंने आंसर में डाला है यहाँ पे देखो। मैग्नीशियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सो इट नॉर्मली रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है और वो नॉर्मली भी, मतलब कुछ भी ना हो, तुम खाली मैग्नीशियम का एक टुकड़ा ला के अपनी टेबल पे रख लो ला के, बस वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहेगा। चाहे तुम उसे हीट दो चाहे कुछ भी ना करो, वो फिर भी रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस बहुत 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 स्लो होगा। और इस वजह से, उसके वजह से ना क्या होता है कि मैग्नीशियम की सरफेस पे एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे जलने से रोकता है। तो प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और हम इसीलिए इसे सैंड पेपर से रब करते हैं। अगर बोर्ड में ये 1 नंबर का सवाल आता है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बी रब विद इट सैंड पेपर। हम वो जो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसे हटाने के लिए सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी 1.1 थी और इसी से मतलब एक क्वेश्चन आ गया है बोर्ड एग्जाम में। देखो मैं उसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ इसीलिए तुम लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो, ये 2025 के CBSE में मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन एंड ऐश ऑफ वाइट कलर्ड इज प्रोड्यूस्ड, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। ये 2 नंबर में सवाल आ गया है सीधा इसी एक्टिविटी से, और ज़्यादा पुराना भी नहीं, पिछली साल की बात है, 2025 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया है। मैं सवाल को अभी सॉल्व नहीं कराना हूँ, मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ कि एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं वहीं से, डायरेक्ट यही से सवाल आया है, देख लो तुम खुद ही। अब बोल रहा है कि हमें इसकी पहले तो बताने हैं किस टाइप की मतलब कि रिएक्शन है ये, उसके बाद इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो अभी वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, मैं तुम्हें बस दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो तुम इसे सोच रहे हो कि एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी एक्टिविटी 1.1 पढ़ ली कि क्या हुआ, मैग्नीशियम को एयर में जलाया गया जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ से सिर्फ गिनती के 4 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये बनेगा कि जो वाइट पाउडर बना वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरा सवाल ये पूछ लेंगे कि मतलब कि किस तरह की फ्लेम निकलती है, तो डेज़लिंग वाइट फ्लेम निकलती है। तीसरा सवाल ये पूछ लेंगे कि तुमने इसे रब क्यों किया सैंड पेपर से, क्या ज़रूरत थी रब करने की, तो इसका आंसर ये है कुल मिलाकर। फिर वो चौथा सवाल ये बोल देंगे कि पूरी एक बैलेंस इक्वेशन लिख दो इसकी, यही सवाल बन पाएंगे इससे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले ही देख ली, अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पूरा बताया ये सब कुछ क्या हुआ, ये एक केमिकल चेंज था। और मैंने ये भी बताया था कि केमिकल चेंज जब भी होगा, क्यों होगा, कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ज़रूर हो रही होगी। अब अपन लोग आते हैं अपने पहले मतलब चैप्टर का जो नेम है उसी पे, केमिकल रिएक्शन पे। इतनी चीज़ पढ़ने के बाद हम चैप्टर के नेम पे आए हैं। अब कई टीचर सीधा नाम से ही शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप एक्टिविटी 1.1 पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस, जो केमिकल चेंज की मतलब डेफिनेशन थी बिल्कुल सिमिलर वही केमिकल रिएक्शन की मतलब की डेफिनेशन है, और उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस विद डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये डेफिनेशन मैं तुम्हें वैसे लिख के लाया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में तुम यही याद करना, और बोर्ड एग्जाम में यही लिख के आना, तुम्हारा 1 मार्क भी नहीं कटेगा। ये प्रोसेस है जहाँ पे 1 और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस में। 2 या 2 से अधिक जितने भी सब्सटेंस हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस में, और जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पुराने वाले हैं उनसे बिल्कुल अलग होगी। बस यही है हमारा केमिकल रिएक्शन, यही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करी थी, फिर मैंने बोल दिया था कि चलो अभी नहीं समझाता हूँ, आगे समझाऊंगा जाके। अब मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था वो देखो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में
एटम्स चेंज नहीं होते हैं दूसरे एटम मतलब एलिमेंट के एटम्स में। मान लो कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन है इधर साइड और ऑक्सीजन है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस सिंपली बता रहा हूँ। तो उधर साइड भी हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके इधर कहीं नाइट्रोजन आ गया, इधर कहीं सोडियम आ गया या कुछ और आ गया, ठीक है। जो इधर साइड होंगे वही उधर साइड पहुँचेंगे, ठीक है। तो भले उनका जो रीअरेंजमेंट हो जाएगा वो कुछ भी हो जाए, वो अलग चीज़ है, उन्हें हम आगे देखेंगे, लेकिन एटम्स चेंज नहीं होंगे। और अगर आपको याद हो, अगर आपने पहला जो सीरीज़ पढ़ी है, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में पढ़ाया था, पहली लेक्चर में पढ़ाया था कि एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, और मैंने उसमें बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम ही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में मतलब कि भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है ये पूरी लाइन में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। ऐसा मत कर देना कि इधर कार्बन और ऑक्सीजन है, उधर तुमने कहीं से नाइट्रोजन ले आए, कहीं से कुछ बोरोन ले आए, बेरिलियम ले आए, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, जो इधर हैं वही उधर होंगे। भले फिर इनकी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, वो अलग बात है, रीअरेंजमेंट होकर वो एक नया कंपाउंड बना लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं, ये लिखा हुआ है ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है किसी भी मतलब हमारे लेवल की तो केमिकल रिएक्शन है, क्लास 10th बोर्ड तक की रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। क्लास 12th में न्यूक्लियर रिएक्शंस आएंगी, वहाँ पे चेंज होंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, वो क्लास 12th का टॉपिक है, तब हम उसे फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारे सिलेबस में यही है कि एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वन एलिमेंट के, वो रीअरेंज हो जाते हैं, लेकिन तुम ये कहो कि कोई मतलब दूसरा एलिमेंट ही बना लें, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। अब आगे चलते हैं। हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, भैया ठीक है आपने बता दिया कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमने ये भी देख लिया एक्टिविटी 1 में कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन एयर में जलाया जाता है तब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। पर भैया हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, हम ये कैसे जानेंगे। तो आओ इसे देखते हैं। इसका जवाब है कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उन्हें देखने वाले हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी में तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, लेकिन मैंने और बुक्स पढ़ी और देखा तो वहाँ पे 5 दी गई थी। तो हम लोग ना ज़्यादा पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा ही पढ़ेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। पहली कौन सी है, रुको पेन चेंज कर लेता हूँ। पहली है हमारी फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, उससे अभी टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी गैस का इवोल्यूशन हो जाना। तीसरा है चेंज इन कलर, मतलब कि कलर में चेंज आ जाना। फोर्थ है हमारे पास, एक सेकंड, फोर्थ है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ है हमारे पास चेंज इन स्टेट। अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में ये वाली नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट नहीं है, बाद बाकी ये नीचे वाली चारों हैं।
उन्होंने क्या किया है, ये प्रेसिपिटेट वाली और ये चेंज इन स्टेट वाली को एक ही में कंबाइन कर दिया है, कंबाइन इन। हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम इसे 5 मानते हो या 4 मानते हो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा पूरी, ठीक है। लेकिन अभी हम इन्हें नहीं पढ़ने वाले, अभी तुम बस इन्हें नोट कर लो इतना ही, जैसा मैंने तुम्हें नोट कराया। अभी हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। इन्हें पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। इनके सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं या जो जो हमारे सिलेबस में हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इनमें। तो अभी के लिए बस तुम इतना जान लो कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन कहीं हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा, या तो कहीं प्रेसिपिटेट का इनमें से कोई एक भी चीज़ मिल जाए तो हम कह देंगे कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हो रही है। चाहे स्टेट में चेंज आ जाए, चाहे चेंज इन टेम्परेचर आ जाए, चाहे कलर चेंज हो जाए, चाहे कोई गैस इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस रिलीज हो जाए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो जाए, इनमें से एक हो जाए, या एक के साथ 2 3 4 जितनी हो जाएंगी, ज़्यादा कितनी भी हो जाए, मिनिमम एक हो जाएगी, तब भी हम बोल देंगे कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो अभी बस तुम इन्हें इतना याद, मतलब इन्हें बस तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो बस। अभी तुम ये मत सोचो कि भैया ये फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेस, हमें तो पता ही नहीं प्रेसिपिटेट क्या होता है, उस चीज़ की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। और जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, पुराना वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ साइंस का, वो पूरा जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं एक एक चीज़ को कितना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी इसे छोड़ देते हैं, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अभी अगले टॉपिक पे चलने से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पे ये दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास हुई थी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन और बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमने इसे कैसे लिखा था, ऑन हीटिंग मैग्नीशियम इन एयर, ठीक है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे, आगे हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, हर रिएक्शन को हम मतलब कि ऐसी लैंग्वेज में लिखते चले जाएं, हर रिएक्शन को लैंग्वेज में ही लिखें, तो ये तरीका अच्छा नहीं है रिप्रेजेंट करने का रिएक्शंस को। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हमें एक और बढ़िया तरीका चाहिए मतलब रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। तो फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे उन्होंने बोला केमिकल इक्वेशंस, जिसे उन्होंने बोला केमिकल इक्वेशंस। अब ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और देखते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ये एक सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। मतलब कि हम केमिकल रिएक्शंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें जो फार्मूले हैं उसके, उनके जो मतलब एलिमेंट्स हैं, उनके फार्मूले और उनके सिंबल्स को यूज़ करके हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे जो बहुत सिंपल होगा देखने में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी हम लोगों ने वही मैग्नीशियम वाली ही रिएक्शन लेते हैं। अभी हमने जो एक्टिविटी 1 में देखी थी, हम लोगों ने क्या लिया था, हमने मैग्नीशियम लिया था, प्लस हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस ली थी, और फिर हम लोगों ने इसे हीट किया था, बर्नर से देखा था, बर्नर से हम लोगों ने इसे हीट किया था, बर्नर से हीट किया था, और क्या मिल गया था हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया था। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिला था, मैग्नीशियम की हमारी रिबन थी, रिबन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, फिर कमेंट आएगा भैया आपको रिबन की स्पेलिंग नहीं आती भैया, ठीक है। रिबन। ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से थी, हमने एयर में से निकाली थी, मतलब एयर में से खुद ही। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और इसमें ये पता है किस कलर का था, ये हमने बताया था आपको, वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर था, ठीक है। अब देखो हमने ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक और बात बता देता हूँ, कुछ बच्चे देखो ऐसा होता है, कुछ बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो आराम से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो कुछ बच्चे, ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और जुलाई चल रही है, तो तुम लोगों ने इसे कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, अपने स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब वो बच्चे आके कमेंट करेंगे भैया आपने रिएक्शन लिख दी, इसे बैलेंस नहीं किया। भाई अभी मैंने सिर्फ केमिकल इक्वेशन टॉपिक पढ़ाया है, इसके आगे वाला टॉपिक है केमिकल मतलब बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेंगे तो इसे बैलेंस भी कर लेंगे। अभी बच्चा पैदा हुआ है, पहले घुटनों के बल चलना सीखेगा ना, कि पहले दिन से सीधा दौड़ना शुरू कर देगा कि मैंने केमिकल रिएक्शन देखी, अभी मैं इसे बैलेंस लिख दूं, अभी मैं इसे बैलेंस कर दूं, फिर बच्चे को कन्फ्यूज़ होंगे कि भैया आपने यहाँ पे 2 क्यों लगाया, भैया यहाँ पे Mg2 क्यों लगाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया।
तो अभी तुम सिर्फ इतना सीखो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, वही ज़्यादा मतलब कहेंगे कि भैया आपने बैलेंस नहीं करी, भैया आपने ये नहीं किया। आगे टॉपिक है, उसे सिखा देंगे, फिर बैलेंस भी कर लेंगे। अभी जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सीखो। तो जो केमिकल इक्वेशन था, अब ये तरीका देखो, हमने इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया। एक सेकंड, अब ये तरीका देखो, ये तरीका देखने में भी अच्छा लग रहा है और तुम्हें पढ़ने में भी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमने उसे हीट दी, मतलब कि बर्नर से जलाया और तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। और भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रखी हुई है कि मैग्नीशियम जो है वो रिबिन से, मेटल की रिबिन से आया, ऑक्सीजन जो थी वो एयर से आई, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो वाइट पाउडर बना। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम इंग्लिश सेंटेंस में लिखते तो कितना बड़ा बनता जाके कि वैन ऑन हीटिंग मैग्नीशियम रिबिन इट, मतलब कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट पाउडर। तो इस तरह से लिखते थे कि लंबा चौड़ा सेंटेंस बनता, हमें पढ़ने में भी मन नहीं करता। अब ये रिप्रेजेंटेशन देखो, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी एकदम बिल्कुल ईजी है। एक नज़र में तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, हम उसे हीट दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अपन लोग देखते हैं आगे एक और चीज़ जो कि है हमारा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस चलो, द सब्सटेंसेस दैट undergo chemical change in the reaction known as reactants। मतलब वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में केमिकल चेंज के अंडर जाते हैं, जो केमिकल चेंज को परफॉर्म करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। इस केस में अगर अपन लोग बात कर लें तो ये जो चीज़ें हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, या फिर इस बॉक्स को हटा देते हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स। क्योंकि देखो यही दोनों केमिकल चेंज के अंडर गए हैं, इन्हीं दोनों ने केमिकल चेंज को परफॉर्म किया है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन मैंने तुम्हें दी और बुक्स में और भी मिल सकती है, लेकिन ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक की है, और एनसीईआरटी भाई सर्वोपरि, उसे तुम्हें सिर पे चढ़ा के रखना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स के बाद आते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? द न्यू substance the new substances formed during the reaction known as products। जो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। बस सिंपल सी बात है, जो चीज़ें मतलब केमिकल चेंज को परफॉर्म करती हैं या जो चीज़ें केमिकल चेंज के अंडर हो जाती हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो नई चीज़ें बनती हैं, जो नए सब्सटेंस बनते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या बना हमारे पास? ये प्रोडक्ट बना है अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
अब देखो एनसीईआरटी में कुछ बातें और कहेंगी जिन्हें मैं मतलब तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हम एलिमेंट्स को, जो भी मतलब सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट करेंगे, चाहे वो 2 हों, 2 से ज़्यादा हों, जितने भी हों, हम उन्हें प्लस करके लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, उन्हें हम प्लस करके लिखेंगे। इसका मतलब प्लस साइन का मतलब होगा कि वो रिएक्ट, मतलब कि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लस साइन होगा। उसके बाद हम एक एरो लगाएंगे, ये देखो एरो। एरो के दूसरी साइड पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट को, जो नया प्रोडक्ट मतलब जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग लिखेंगे इधर राइट साइड में, ठीक है। और ये जो एरो है, ये एरो डिनोट करेगा मतलब कि रिएक्शन की डायरेक्शन को, कि रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, ठीक है। तो ये एरो जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ कि अभी इस वाली रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, मान लो कि यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट बनता प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम उसे और ज़्यादा प्लस प्लस करके डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि मैंने आपको लिख के नहीं बस ऐसे ही बता दिया है, इसे ऐसे ही देख लेना, ठीक है। अब हमारा ये हो गया अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। आज इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि तुम इसके जो नोट्स बनाओगे, जो मतलब जब भी तुम फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालोगे, वहाँ जहाँ से फर्स्ट चैप्टर शुरू करोगे उसके आगे का एक पूरा पेज एम्प्टी छोड़ देना, खाली छोड़ देना। पेज में 2 साइडें होती हैं, दोनों साइड एम्प्टी छोड़ देना। उस पेज में क्या लिखना है वो मैं तुम्हें जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन इसका लास्ट लेक्चर होगा तब बताऊँगा। बस मेरे कहने पर तुम एक पेज छोड़ देना शुरुआत में, चैप्टर के जस्ट जहाँ से भी चैप्टर को शुरू करो उससे एक पेज छोड़ देना, दोनों साइड खाली छोड़ देना, ठीक है। बस इतना कर लेना और इसके नोट्स बना लेना ध्यान से। और डेफिनेशंस वगैरह मैंने बहुत ध्यान रखा है एनसीईआरटी से, ज़्यादातर चीज़ों को मैंने एनसीईआरटी से मतलब कि इंस्पायर होकर बनाया है। तुम लेक्चर देखोगे और एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।